ख़वातीन व हज़रात अस्सलाम अलैकुम। एम्बेसडर लाउंज के एक नए एपिसोड के साथ हाज़िर हैं। आज का हमारा मौजू जो है वो इलाक़ाई नहीं है, वो अंदरूनी भी नहीं है, वो अफ़्रीका के बारे में है। और जैसे आपको मालूम है कि अभी रिसेंटली इथियोपिया और सोमालीलैंड ने एक MOU साइन किया है टू प्रोवाइड एक्सेस टू इथियोपिया टू द रेड सी। ये एक इसके बारे में कहा जाता है कि ए न्यू पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट इज़ ब्रीविंग अप इन ईस्टर्न अफ्रीका, इन हॉर्न ऑफ अफ्रीका। इसके बारे में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इथियोपिया ने कहा है अबे अहमद के बारे में कि एक्सेस टू द सी इज़ एन एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चन फॉर इथियोपिया। एंड 19th सेंचुरी के एक इथियोपियन जनरल ने कहा था कि रेड सी वॉज इथियोपियाज़ नेचुरल बॉर्डर। लेकिन इसके बारे में अब ज़्यादातर शकूक व शुबहात पाए जाते हैं कि क्या ये एक नए कन्फ्लिक्ट, एक नए तनाज़े की तरफ लेके जाया जा रहा है। जैसे इथियोपिया और सोमालिया ने काफ़ी हद तक जो है ना वो लड़ाइयाँ लड़ी है। इथियोपिया ख़ुद भी जो है ना वो अंदरूनी खलफशार का मुतासर रहा है और उन्होंने अभी रिसेंटली 2019 में इथियोपिया के प्राइम मिनिस्टर ने एक एग्रीमेंट साइन किया इनके एक कबायली जो एक इनका झगड़ा चल रहा था टिग्रे के साथ, और जिसकी वजह से उनको जो है वो नोबेल पीस प्राइज़ भी मिला था। तो आज के मौजू के लिए हमने दावत दी है हमारे एम्बेसडर इमरान यावर, जो जिसका ज़्यादातर सफारतकारी जो है वो वहाँ पर अफ़्रीका में गुज़री है। दूसरे हमारे साथी हैं एम्बेसडर रियाज़ बुखारी साहब। तो आज के मौजू पे इनसे ज़रा तबादला ख़्याल करेंगे। मेरा पहला सवाल एम्बेसडर इमरान यावर से है। सोमालिया और सोमालीलैंड ये एक कन्फ्यूजन सा है, ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में मालूम नहीं है। तो एम्बेसडर इमरान, आप ज़रा बताइए कि सोमालिया और सोमालीलैंड में क्या फ़र्क है, ये क्यों सोमालिया और सोमालीलैंड कहा जाता है। अमजद, थैंक यू वेरी मच। देखिए अमजद, सोमालीलैंड जो है वो इट्स अ ब्रेक अवे प्रोविंस, टॉनस प्रोविंस ऑफ सोमालिया। इसने 1991 में सोमालिया से अलहदगी इख्तियार कर ली थी। लेकिन ये अगर आप 1960 जब ये आज़ाद हुआ तो उस वक़्त का अगर आप देखें तो सोमालीलैंड वाज बेसिकली ब्रिटिश प्रोटेक्टरेट, और सोमालिया जो है, सोमालिया इटालियाना जिसको कहते हैं, वो इटालियन प्रोटेक्टरेट था। तो ये 60 में जब सोमालीलैंड आज़ाद हुआ तो 5 दिन के बाद सोमालिया की इंडिपेंडेंस होगी, तो दे बिकेम वन कंट्री। लेकिन उसके बाद हालात ऐसे रहे, द सोमालीलैंड पीपल रियलाइज्ड कि जी हमारे साथ ज़्यादती हो रही है। पर्टिकुलरली जब 1988 में उस वक़्त जनरल साद बर्रे जो थे, उन्होंने उन पे काफ़ी let's say inflicted real cruelty on them, और ये there's a infamous हरीसा holocaust जिसमें about 200,000 Somaliland people were killed। तो उसके बाद ये सोमालीलैंड ने यूनिलैटरल 1991 जब सैयद बर्रे was removed from power in Somalia तो वो separate हो गए। So Somaliland is separate, Somalia is separate. Somaliland is not recognized by any country। लेकिन ये है कि जिस तरह EU है या ब्रिटेन UK है, इनके रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस उधर है। इसी तरह ताइवान जो है, जो उसकी भी स्टेटस सोमालीलैंड की तरह, तो दे हैव अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस इन हरगीसा विच इज़ अ प्रोविंस ऑफ सोमालीलैंड। अब जब मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करूँगा, बड़ी अच्छी डिटेल में इमरान ने बता दिया। अभी जो आज की सूरत हाल है या पिछले 10 साल की जो सूरत हाल है, उसमें आप इस तरह समझ लें कि सोमालीलैंड जो है it is a separate state, but it does not enjoy international recognition। उसके बाद तमाम एट्रीब्यूट्स हैं जो एक स्टेटहुड के होते हैं, लेकिन इंटरनेशनल रिकग्निशन नहीं है। ठीक है। एम्बेसडर रियाज, मेरा दूसरा सवाल आपसे है। ये मैनी एथियोपियन दे फॉल्सली बिलीव
that international law entitles a large country like Ethiopia to have a seaport. अब recently जैसे you know कि Ethiopia and Somaliland have signed an MOU on 1st January 2024 to provide access to Ethiopia for seaport. इससे पहले इथोपिया का इरिट्रिया के साथ एक सी पोर्ट का अरेंजमेंट था जो 1990 में आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ इरिट्रिया वो बंद हो गया, तो फिर इथोपिया वाज सोली डिपेंडेंट ऑन जिबूती और जिबूती से सारी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट होती थी। अब इसकी इम्प्लिकेशंस क्या हैं फॉर द रीजन एज वेल एज फॉर दैट स्पेशली द हॉर्न ऑफ अफ्रीका। शुक्रिया अमजद। किसी भी स्टेट का कोई अगर ये चाहता है कि उसको बड़ी स्टेट है और उसको एक्सेस होनी चाहिए इंटरनेशनल वाटर्स पे, तो ये उनकी ख्वाहिश है, इंटरेस्ट भी हो सकता है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। एथियोपिया ने जो आपने एरिट्रिया की बात की, उन्होंने 30 साल जद्दोजहद की एथियोपिया के अगेंस्ट और आज़ादी हासिल की, और उस आज़ादी के नतीजे में एरिट्रिया को आज़ादी मिली और एथियोपिया जो है वो लैंड लॉर्ड कंट्री बन गया। उसमें उनकी अपनी गलतियां हैं, लेकिन चूँकि एक बड़ा मुल्क है, एक बहुत बड़ी आबादी है, बड़ा एरिया है, उनकी जो 95% जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है वो किसी पोर्ट के ज़रिए ही होनी है ना, तो इसके लिए वो जिबूती के साथ उनका एग्रीमेंट है, सारी वहीं वो उसी को इस्तेमाल करते हैं, और उसके बदले में $1 बिलियन से ज़्यादा वो जिबूती को देते हैं सालाना। तो एक बहुत बड़ा उनकी डिपेंडेंस है जिबूती के ऊपर, जहाँ के और भी बड़े इंटरनेशनल प्लेयर बैठे हुए हैं अपनी अपनी पोर्ट्स बनाकर। ठीक, तो उनके अपने वहाँ पर कंट्रोल्स हैं, चाइना भी वहाँ मौजूद है, ठीक है, और भी ताकतें मौजूद हैं। तो बड़ी इनका एथियोपिया का बहुत बड़ा ये नेशनल डायलेमा है कि डायरेक्ट जो है पोर्ट एक्सेस कैसे हो। जैसे उन्होंने इमरान ने अभी सोमालीलैंड के बारे में बताया, उसकी जो लीगल स्टेटस है उसके बारे में भी उन्होंने बताया। अब सोमालीलैंड के पास ये इख्तियार है, बीइंग एन ऑटोनमस एंटिटी, कि वो किसी भी आउटसाइड पार्ट के साथ कोई MOU कोई एग्रीमेंट कर सकते हैं। ठीक, अब ये जो पिछले महीने जो डेवलपमेंट हुई, जो इथियोपिया ने और सोमालीलैंड ने एक बायलैटरल MOU, आप सुना है कि शायद वो कल या 2 दिन पहले प्रॉपरली साइन हुआ, 1 जनवरी को सिर्फ अनाउंसमेंट हुई थी। उसके मुताबिक 50 साल की लीज पे जो सोमालीलैंड की एक पोर्ट है वो मिल जाएगी इथियोपिया को। ठीक, अब इसके बदले में फाइनेंशियल बेनिफिट्स सोमालीलैंड को कितना होगा, और दूसरी ये है कि बहुत बड़ी उन सोमालीलैंड की भी ख्वाहिश है कि इस लीज़ के बदले जो कि 50 साल की है, इथियोपिया जो है वो सोमालीलैंड को एज ए सेपरेट सॉवरन स्टेट जो है वो तस्लीम करेगा। तस्लीम ही नहीं करेगा, दूसरे कंट्री के साथ अपने गुड ऑफिसेस भी यूज़ करेगा, जिस पे कि सोमालिया को और दूसरे रीजनल कंट्रीज़ को प्रॉब्लम्स हैं। मैं इसमें थोड़ी सी अमजद, देखिए जो ये एग्रीमेंट हुआ है MOU, ये एक तो इट विल प्रोवाइड इथियोपिया एक्सेस टू द रेड सी। ये जिस तरह रियाज ने कहा कि जो आपने भी कहा, इरिट्रिया में जब उनके साथ इरिट्रिया की वॉर हुई 1998 में, 1993 में तो इरिट्रिया इंडिपेंडेंट हो गया, लेकिन उस वक़्त भी ये असाब और मसावा के जो पोर्ट थे इरिट्रिया में वो इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन 1998 की जब वॉर हुई और 2000 तक जारी रही, उसके बाद ये ख़त्म हो गया उनको इजाज़त। सो इट बिकेम अ लैंड लॉक कंट्री। Now for Ethiopia, and they of course reverted to, जिस तरह रियाज ने कहा, जिबूती गए, वहाँ पर वो 1.5 बिलियन एनुअल 1.5 बिलियन एनुअल वो पोर्ट फ़ी देते हैं, विच इज़ टू मच फॉर देम। लेकिन देखिए इसके अलावा एक और चीज़ है, इथियोपिया इज़ अ पावर, इट्स अ बिग कंट्री विद इन द रीजन। वो अपने आप को मनवाना भी चाहती है कि मुझे एक्सेप्ट किया जाए एज अ बिग नेशन। इसकी नेवी थी इथियोपिया की पहले, जिसके जो बेस थी असाब और मसावा में, इरिट्रिया में, लेकिन उसके बाद फिर जिबूती में बेस, यमन में बेस हुई, उसके बाद फिर जिबूती में बेस हुई। सो दे हैव नो वन प्लेस
जहाँ पर वो उनका हेडक्वार्टर्स, नेवी का हेडक्वार्टर्स हो. सो Ethiopia believes that it is its right to have a navy and to express itself as a power in the region. इसका प्रॉब्लम्स यो उससे इजिप्ट के साथ है इनके इश्यूज. इजिप्ट इज़ अ बिग पावर, ए वेरी स्ट्रॉन्ग नेवी. इधर ये है इथियोपिया. सो ये शुरू से ये दोनों ताकतें जो हैं ये आपस में एक दूसरे के दे आर नॉट वेरी फ्रेंडली टुवर्ड्स ईच अदर. सो इथियोपिया वांट्स टू इमर्ज एज अ पावर इन द ईस्ट अफ्रीका एंड हॉर्न ऑफ अफ्रीका. इमरान, मैं इसी आपके गुफ्तगू के कंटिन्यूशन में मैं ये कहूँगा कि सोमालिया, mainland सोमालिया जिसको मोगादिशु, दे हैव वेरी स्ट्रांगली अपोज्ड दिस MOU और दे स्टिल कंसिडर सोमालीलैंड एज पार्ट ऑफ सोमालिया, mainland सोमालिया. अब ज़ाहिर है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में देयर इज़ ए फ्लैश पॉइंट, इट्स ए ब्रीविंग ए न्यू कॉन्फ्लिक्ट इन दैट रीजन. और उसने सोमालिया तो कह रहा था कि दे कैन इवन गो टू वॉर. फिर इसके साथ आपको याद होगा कि अल शबाब इज़ ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन. दे हैव आल्सो बीन फाइटिंग अगेंस्ट इथियोपिया. अब नाउ यू हैव प्रोवाइडेड एन एक्सक्यूज़ टू अल शबाब by signing this agreement with Somaliland. So ये रीजन दोबारा उस एक कॉन्फ्लिक्ट में अनएंडिंग कॉन्फ्लिक्ट में चला जाएगा. देखिए अमजद, सोमालिया और इथियोपिया इन दोनों के दरमियान तो 1978 में भी वॉर हुई थी इन दोनों कंट्रीज़ के दरमियान, जब सैद बर्रे, रीजनल सैद बर्रे वॉज इन इथियोपिया. उसमें इथियोपियंस बीट बैक सोमालियंस. इस वक्त सिचुएशन ये है कि सोमालिया की तो बड़ी छोटी सी आर्मी है, दे हैव अबाउट 20,000 men. लेकिन इथियोपिया ऑन द अदर हैंड इज़ अ ह्यूज कंट्री. इट हैज़ अ ह्यूज आर्मी ऑफ अबाउट 130,000 ट्रूप्स. तो अगर आप दोनों को वैसे देखें तो नहीं, आई डोंट थिंक कोई जंग शंग आपस में ये इथियोपिया सोमालिया विल टेक अ चांस. फिर सोमालिया के अपने इश्यूज अंदर बहुत हैं. आप जिस तरह आपने अल शबाब का जिक्र किया, अल शबाब इज़ देयर. सो लेकिन एट द सेम टाइम सोमालिया कैन नॉट हैव इथियोपिया गोइंग अहेड विद दिस MOU. वो MOU का राइट है कि नहीं सोमालीलैंड का, दैट्स अनदर इशू विच वी कैन डिस्कस. So what Somalia is doing is immediately when this agreement was signed or MOU was signed, the president of Somalia, इनका नाम है हुसैन शेख मोहम्मद, he went to Cairo. He also went to Asmara, Eritrea. So what is happening now is alliances are being made. There is Egypt, there is Eritrea, there is Somalia. Somalia knows that it cannot take care or handle Ethiopia alone. So इनको तीनों को मिला लिया. ये तीनों जो ममालिक हैं इनके भी इश्यूज हैं इथियोपिया के साथ. फॉर इंस्टेंस इजिप्ट का इशू है वो ग्रैंड रेनेसांस डैम, ठीक है, अभी तक उनकी एग्रीमेंट ही नहीं हुई, उसकी 4th फिलिंग भी हो चुकी है एंड स्टिल देयर आर ह्यूज डिफरेंसेस. उसी तरह ये जो है एरिट्रिया के साथ 2018 में जब अभी अहमद आए थे तो उनके प्रॉब्लम्स ख़त्म हो गए थे, सुलह हो गई थी. लेकिन जो डीप सस्पिशंस हैं एक दूसरे के लिए, दे वर ऑलवेज देयर. सो दे हैव रिटर्न्ड. उसकी भी वजूहत है. आपने टिग्रे की वॉर की बात की, दैट वाज वन रीज़न. सो अलायंसेस आर बीइंग मेड. दिस ऑफ कोर्स एज यू सेड कुड क्रिएट टेंशंस इन द रीजन. बाकी जहाँ तक अल शबाब का ताल्लुक है, अल शबाब तो इट वाज बोर्न इन मोगादिशु और वो उसकी इमर्जेंस 2006 में हुई ही इथियोपिया की वजह से थी, क्योंकि 2006 में इथियोपियन आर्मी इन्वेडेड मोगादिशु टू फाइट द इस्लामिक कोर्ट यूनियन जो कंट्रोल कर रहे थे मोगादिशु को. सो एट द रिक्वेस्ट ऑफ सोमाली ट्रांजिशनल काउंसिल और गवर्नमेंट वो आए थे, और जब वो आए तो उन्होंने दे बीट बैक द इस्लामिक कोर्ट. ये जो उनके बेसिकली जो अल शबाब था, इट वाज अ मिलिटेंट विंग ऑफ इस्लामिक यूनियन कोर्ट. सो दे ऑल डिस्पर्स्ड, बट देन दे रिक्रूटेड फ्रेश ब्लड एंड देन दे फॉट अगेंस्ट द इथियोपियंस. Thank you, Imran. Ambassador Riaz Bukhari, you know there is another actor in this whole scenario, and वो है टर्की.
Turkey has signed an agreement in 2017 with Mogadishu to have a defense and economic cooperation agreement. इसके तहत Turkey has also got a first overseas military military base, और जहाँ पर उनको सोमाली सोल्जर को ट्रेनिंग दी जाती है. तो अब Turkey has also opposed this MOU. So what is your take on this? टर्की का हमेशा ये ये एरिया जो है सोमालिया, इथियोपिया, उनका एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस रहा है हिस्टोरिकली. ये कैलिफेट के दौर में भी रहा है, क्योंकि एक लोकल सुल्तान भी था जो उधर सोमालिया में जो को रिपोर्ट करता था इनको कैलिफेट को. तो ये इनका ट्रेडिशनल एक इन्फ्लुएंस रहा है उस एरिया में, और टर्की नहीं चाहेगा कि कोई भी ऐसी बार वहाँ पर अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड रखे जो कि टर्किश इंटरेस्ट के अगेंस्ट हो. जैसे आपने ये भी कहा कि टर्की का अभी भी वहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स हैं सोमालिया में, और जो उनका टेक्निकल जो असिस्टेंस दे रहा है सोमालिया को, पर्टिकुलरली ये अपनी जो उनकी जो लॉ इन्फोर्समेंट, सिविल लॉ इन्फोर्समेंट जो उनकी अथॉरिटी है, उनके लिए वो वहाँ काम कर रहा है काफ़ी ज़्यादा. लेकिन सोमालीलैंड के हवाले से उनका कोई, मैंने कम अज़ कम ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं देखी जिसमें उन्होंने सोमालीलैंड को अपोज किया हो एज एन ऑटोनोमस एंटिटी. अभी तक मे बी इमरान कैन से समथिंग अबाउट, बिकॉज ही हैज़ लिव्ड इन दैट एरिया क्वाइट अ लॉट. मेरा नहीं ख्याल कि टर्की जो है वो सिर्फ अगर बात हो पोर्ट की लीज की तो शायद टर्की अपोज नहीं करेगा. लेकिन जो हिडन एम्बिशन है ना इथियोपिया की, टू हैव एक्सेस टू द रेड सी, वहाँ पर सारी प्रॉब्लम्स आती हैं. अमजद, मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा. देखिए, टर्की ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, टर्की हैज़ इन्वेस्टेड ह्यूज अमाउंट not only in the East Africa and Africa as a continent everywhere. It is the third or second largest investor in Africa. 2015 में जब there was a scramble for ports, which was जो Houthi war के बाद शुरू हुआ था, it's basically 2015 से शुरू हुआ सारा कुछ ये, जब ये UAE ने इरिट्रिया में अपने पोर्ट बनाए, फिर सूडान के साथ उनका शुरू हुआ, फिर सोमालिया में उन्होंने कोशिश की, बट दे वर नॉट. तो टर्की उस टाइम पे, उससे पहले बल्कि टर्की ने सोमालिया में काफ़ी इन्वेस्टमेंट की थी. वन थिंग. सेकंड थिंग, रिमेंबर, टर्की की जो इन्वेस्टमेंट्स अफ्रीका में हैं, इट्स लेस ऑफ अ मिलिट्री, मोर ऑफ ह्यूमैनिटेरियन एंड मोर ऑफ इन्वेस्टमेंट्स. तो टर्की की सोमालिया में जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, जो आप ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की बात करें, इट इज़ प्राइमरीली ट्रेनिंग देयर एलीट फोर्स टू फाइट अगेंस्ट अल-शबाब. इसी तरह टर्की हैज़ अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स इन Ethiopia. So Turkey has not said anything about Somaliland, but they oppose any effort to break Somalia. They still think that Somaliland, और देखें, they are right, जब तक वर्ल्ड दुनिया रिकग्नाइज नहीं करेगी उस वक्त तक Somaliland will remain part of Somalia. African Union is not taking any action on this thing. The reason being, वो कहते हैं जी अगर आपने, हम एक मुल्क को, ये सोमाली लैंड को इस तरह आज़ाद एक्सेप्ट कर लेंगे, then there will be other places, other countries also like Western Sahara, like Nigeria. So they said we don't want to open that thing. They are not recognizing it. So Turkey, on this principle, Turkey says Ethiopia should not do anything which should infringe upon the sovereignty of Somalia. Okay, thank you, Imran. इससे रिलेटेड यही क्वेश्चन है कि the African Union Secretariat is located in Addis Ababa, and Addis Ababa, Ethiopia, is again involved in this whole conflict. ये जो MOU साइन किया हुआ है, अभी तक अफ्रीकन यूनियन का और मोस्टली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और UK का भी रिस्पांस कोई इस तरह नहीं आया, except that the talks and negotiations and diplomacy. So what is your take on this? देखिए, अफ्रीकन यूनियन का ऑफिस, अफ्रीकन यूनियन का स्टेटमेंट है कि the two countries should talk to each other.
Somalia has rejected that, and very rightly. वो कहते हैं जी they are invading us, they are taking away our land, so why should we talk to them? There is nothing to talk. उन्होंने dismiss कर दिया. बाकी UN हो गया और जितनी भी organization, OIC, Arab League, they have all opposed this MOU. EU has opposed this MOU. UK, US, they have actually opposed the MOU. For US, it's important in a way that US has important interests in Somalia. US एक तो ये है कि 2 के 3 हफ्ते पहले उन्होंने एग्रीमेंट साइन किया है विद सोमालिया टू सेट अप 5 bases, ट्रेनिंग bases for Somali elite force to fight against Al-Shabaab. Then US की एक्टिविटीज़ हैं इधर against Al-Shabaab. They have been fighting against Al-Shabaab. और आपको पता है Al-Shabaab has been, उसने तो चाहे केन्या हो, चाहे टंजानिया हो, चाहे युगांडा हो, चाहे इथियोपिया हो, they have been very active on this thing. So Americans have been fighting them, one thing. Second thing, Amjad, Americans are realizing that their stay in Iraq may be short term now. वो ज़्यादा हो सकता है कि वो इतना लंबा इराक में ना रह सकें. So they think that Somalia, which has a huge coastline, Gulf of Aden के साथ भी मिलती है उनकी और बाबुल मंदब के साथ भी. So they think that this is going to be their next home. So Americans are very, very interested in Somalia, and that's why they support the sovereignty and territorial integrity of Somalia. एक चीज़ ज़रा इमरान बताइएगा, आप हम कुछ ज़्यादा इस इशू को बेहतर कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं. हैज़ एथियोपिया अपोज्ड एनी US मूव इन सोमालिया? नो, देखिए सोमालिया कॉमन इंटरेस्ट, इथियोपिया ने देखिए इनका क्या US का क्या एक्शन रहा है उसमें कि टू फाइट अगेंस्ट अल-शबाब. 2006 से ऑनवर्ड्स ये अभी भी जो AU का मिशन है सोमालिया में, उसका एक्टिव मेंबर है इथियोपिया. सो इथियोपिया हैज़ बीन very much present in all this thing, and they have been cooperating with the US. So Ethiopia is fighting against Al-Shabaab. Yes. US is fighting against Al-Shabaab. Yes. So they have their interest converged. Yes, their interest converged there. Yeah. रियाज, मेरा सवाल है probably this में कि Addis Ababa portrays the signing of the MOU as a big diplomatic and major diplomatic victory. Yeah. On the other hand, Somaliland जो है वो वो कहते हैं recognition comes in exchange for a 20-kilometer strip of the with the street for naval access to for the Ethiopian naval forces. अब एरिट्रिया एंड सोमालीलैंड का जो सी एरिया है वो बड़ी स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है. Across is the Gulf of Aden भी है और रेड सी भी है. UAE had a port over there. पोर्ट का नाम जरा बता दीजिएगा. किसका? वो जो सोमालीलैंड की है, बरबरा. उस बरबरा में वो UAE had also around 51% share. UAE is operating, Yes, still operating. DP World is there. Yeah. So now this don't you think कोई थोड़ा सा complicated situation है? On the one hand is UAE against Turkey, Qatar is with Turkey, and so again this coming to be a potential flashpoint for the region. हाँ, ये एक तो बात जो पहले मैं कर चुका हूँ कि जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो सारी होती है उसकी एथियोपिया की वो थ्रू जिबूती हो रही है और उसके अगेंस्ट वो साल के $1.5 बिलियन देते हैं. जब ये MOU मटीरियलाइज हो जाएगा, ये 50 साल की लीज जो है ये मिल जाएगी एथियोपिया को, जो भी उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस है उसके मुताबिक, तो आप ये देखें कि कितना एडवांटेज होगा एथियोपिया को. आप उसको मिलिट्री एंगल से अभी ना भी देखें, सिर्फ आप उसको ट्रेड के हवाले से देखें, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के हवाले से देखें, कनेक्टिविटी उनकी पोर्ट के साथ
अगर अभी जो है जिबूती जाने के लिए कोई 10 घंटे का अगर सफ़र एक कंटेनर के लिए लगता है ट्रक को जाने के लिए, तो यहाँ पर शायद वो सफ़र 3 घंटे का करीब हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना कम डिस्टेंस हो जाएगा। फिर इसके लॉन्ग टर्म बेनिफिट एक नेवी के हवाले से कि अभी ऐसी नेवी है इथियोपिया की जिसके पास कोई पोर्ट फैसिलिटी नहीं है, तो इनको एक पोर्ट फैसिलिटी मिल जाएगी। फिर ये अपनी पावर प्रोजेक्शन की जो बात इमरान ने की उसका एडवांटेज मिल जाता है। फिर उसके साथ फिर एडन गल्फ एंड देन रेड सी, ये सारा। अब ये सिर्फ एक प्लेयर तो नहीं है इथियोपिया उधर, यूएई इज़ ए बिग प्लेयर देयर। अब उनकी इन्वेस्टमेंट जो हैं सोमालीलैंड में काफ़ी ज़्यादा हैं, और इसके राइवल आप देख लें, फिर कतर और सऊदी अरेबिया आप देख लें, आप इजिप्ट देख लें, आप टर्की देख लें। तो ये तमाम जो रीजनल पावर्स हैं ये अपनी अपनी पावर प्रोजेक्शन वहाँ करती हैं। जैसे टर्की के हवाले से बात की इन्होंने कि टर्की का बहुत बड़ा इंटरेस्ट है ट्रेड के हवाले से, इन्वेस्टमेंट्स के हवाले से, लेकिन मिलिट्री प्रोजेक्शन में भी वो पीछे नहीं है, चूँकि ये एरिया जो है टर्की का एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस ट्रेडिशनली रहा है माजी में, तो वो ईज़िली इसको सरेंडर नहीं करेंगे। तो ये राइवलरी तो अब चलेगी। इजिप्ट की बहुत ज़्यादा होगी वहाँ पर, क्योंकि इजिप्ट ने जो हालात हैं इथियोपिया के साथ, तो वो तो नाइल रिवर के हवाले से हम जानते हैं, और मिलिट्री इंटरेस्ट भी उनका बहुत सिक्योरिटी के हवाले से बहुत ज़्यादा है। तो मेरा ख़्याल है कि अगर ये कोई सॉफ्ट टर्म्स पे ये इशू जो भी बन रहा है, अभी बना नहीं है पूरा, रिजॉल्व ना हुआ, तो फिर ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका का जो फ्यूचर है वो फिर प्रॉब्लमेटिक ही होगा। इमरान, आपकी तरफ आता हूँ। इसी की कंटिन्यूएशन में मैं एक कमेंट चाह रहा हूँ कि ये जो सोमालीलैंड रिकॉग्निशन comes in exchange for 20 kilometer access to the Ethiopia, but Ethiopia has not commented on this aspect of the deal. So your take on what Ambassador Riaz Bukhari, I just wanted to add a line with this. ठीक है, मैं पहले तो जो रियाज ने कहा और जो आप बात कर रहे थे यूएई की, ये 2015 में जो स्क्रैम्बल फॉर पोर्ट है, इट स्टार्टेड बाय यूएई फ्रॉम रिट्रिया। सोमालीलैंड में दे हैव जो बर्बरा का पोर्ट है उनका, उसमें जो उनका डीपी वर्ल्ड है, they are investing heavily, about $450 million on the development of the port, plus setting up a military base there, air base there. Interestingly, आप ये देखें कि ये बाबल मंदब के ऑपोजिट यमन है। यमन के साउथ में भी UAE has influence through local groups, अपना नहीं, टू लोकल ग्रुप्स। इसी तरह से सूडान में भी उन्होंने यूएई ने किया हुआ है, अपने इन्फ्लुएंस है उनका विद हमीती, जनरल हमीती जो रैपिड सपोर्ट फोर्स के हेड हैं। सो यूएई इज़ वेरी एक्टिव ऑन दीज इश्यूज़। जहाँ तक सऊदी अरेबिया का ताल्लुक है, विद इन गल्फ भी आप देखें कि देयर आर डिफरेंसेस। सऊदी अरेबिया ने 2020 में रेड सी काउंसिल बनाई थी, उसमें UAE was not the member. Similarly, Ethiopia was not the member. Similarly, Turkey was excluded. So Saudi Arabia also has deep, and that was, by the way, military in nature, defense council theme. Now coming to what you said about this MOU. Somaliland was made to understand that in return for the Ethiopian access to the Red Sea, they would get recognition. Ethiopians ने कहा है कि we said we will assess the possibility of your recognition. So there is a difference of interpretation on this thing. फिर उन्होंने कहा कि जी आपको हम अपना जो state entity है, Ethiopian airline, which is Ethiopian airline is the largest airline in Africa, उसमें हम आपको शेयर देंगे. These are the two arrangements. But लेकिन for Somaliland, it is very important that they get recognition. ये सोमालिया और सोमालीलैंड और इथियोपिया का 2017 में भी एक
साइन हुआ था जब इथियोपिया बॉट 19% शेयर्स ऑफ यूएई पोर्ट, जो बरबरा में जो यूएई डेवलप कर रहा है. बट सिंस इथियोपिया कुड नॉट डिलीवर ऑन इट्स प्रॉमिसेस, so it had to sell those shares back. So इसीलिए अभी भी जो है, despite the fact that there is agreement, despite the fact there's talk of movement, things are not moving as such. क्योंकि there is difference of interpretation. For Somaliland, it is very important that they get recognition. एक चीज़ जो मेरा ख्याल है कि मैंने जो अफ्रीका में देखी कि आप किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी या सिक्योरिटी एस्पेक्ट के हवाले से कोई डेवलपमेंट देखें तो आप उसके पीछे इज़राइल भी नज़र आता है. इस डेवलपमेंट भी पीछे डू यू सी एनी इजरायली इंटरेस्ट और हैंड? देखिए, और साथ इसी के क्या पाकिस्तान के लिए भी इसके में कोई वो है, कोई इम्प्लीकेशंस वगैरह? नहीं, शॉर्ट आंसर एज फार एज पाकिस्तान इज कंसर्न, नो. इजराइल का जो आपने कहा है रियाज, थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा आपको 2015 से पहले. सूडान हो गया, रिट्रिया हो गया, इवन सोमालिया, उसमें ईरान वाज वेरी एक्टिव. जो रिट्रिया था उसमें ईरान वाज allegedly using the ports of Massawa and Assab to smuggle arms to Houthis. Second thing, Sudan में Iran was very active. Somalia में Somalia was another place जहाँ पर allegedly Iran was using the ports. बरबरा पोर्ट हो गया और बसोसो पंटलैंड का पोर्ट है, टू स्मगल आर्म्स टू हुतीज़. अब ये जो अभी सॉरी जब सिचुएशन हो रही है गल्फ़ में, जिस रेड सी में, जहाँ पर हुतीज़ आर अटैकिंग देयर टैंकर्स and especially the tankers which are going to Israeli ports. So Israel feels threatened. Israel also had a port in नेवल एयरपोर्ट डिफेंस का पोर्ट जो है एरिट्रिया में, बट देन सऊदी अरेबिया और यूएई के अंडर उन्होंने वहाँ से उनको निकाल दिया. बट यस, इसराइल रियलाइजेस दैट इट्स प्रेजेंस इन द रीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट because of what is happening now in the Red Sea, and I wouldn't be surprised if they would be looking for places there. लेकिन at the moment मेरा ख्याल है ना सोमालिया ना सूडान उनको जगह देंगे. एक और चीज़ भी आप देखें कि इथियोपिया जो है, it has lot of links with Israel. You remember जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इटालियंस ने इन्वेड किया इथियोपिया को, तो उनके जो हेल सलासी थे एम्परर, ही हैड टू लीव एंड द फर्स्ट प्लेस ही वेंट वाज इज़राइल. सो उनके साथ काफ़ी फिर इथियोपियन भी गए थे. सो दे हैव अ स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस. इज़राइल इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस in Ethiopia. So I wouldn't be surprised if Israel starts playing an active role. Benjamin Netanyahu अपने सेकेंड इस टर्म में तो नहीं किया, लेकिन लास्ट टर्म में वो काफ़ी इस रीजन को विजिट किया था. Do you support the theory that Israel might have supported this MOU? No. ये it's a very different thing. ये MOU जो है, इसको सपोर्ट अगर मिली है तो बेसिकली UAE की मिली है. I don't think Israel has anything to do in that MOU. इस वजह से मैंने आपसे कहा ना कि सोमालिया या सोमाली लैंड विल नॉट एट दिस स्टेज, जबकि जो फ़लस्तीन में हो रहा है, गाज़ा में हो रहा है, ये लोग इसराइल को भी नहीं एंटर करने देंगे. So gentlemen, last question. As the situation is still fluid, nothing has come out solid yet. लेकिन ये है कि still may be a flashpoint if the parties do not agree. So in your view, what is the way forward? देखिए अमजद, वे फॉरवर्ड तो यही है कि दे शुड, जो टिपिकल वो टेक्स्ट बुक वे फॉरवर्ड है, दैट इज़ दे शुड गेट टुगेदर, दे शुड डिस्कस. बट डिस्कस व्हाट? आई मीन सोमालिया के साथ आप क्या बात करेंगे कि जी आप हम ये आपका लैंड ले रहे हैं और आप हमें लेने दें? दिस विल नॉट हैपन. सोमालिया हैज़ ऑलरेडी रिफ्यूज्ड टू टॉक अबाउट इट. इथियोपिया की पॉइंट बिल्कुल सही है कि ये भी कि दे नीड एन आउटलेट, दे नीड एक्सेस टू द सी.
they are paying 1.5 billion to Djibouti as taxes. It's a lot of money for तो उनका है, but this can only be done through deliberations, through talks, through negotiations. सोमालिया से उनको बात करनी पड़ेगी, सोमालीलैंड से, सोमालिलैंड से भी कर, इरिट्रिया से बात करनी पड़ेगी, जिबूती से बात करनी पड़ेगी, सूडान से बात करनी पड़ेगी, केनिया से बात करनी पड़ेगी, क्योंकि उनकी ये सब पोर्ट आउटलेट्स उनको इधर इन ममालिक से मिल सकते हैं। बिल्कुल, ये इमरान की बात में काफ़ी वेट है, लेकिन ये इशू सबसे बड़ा ये भी है कि इसका हल जो है कहने के लिए तो जो रीजनल कंट्रीज़ हैं, जैसे इन्होंने डिटेल सब की बता दी, मेरा ख्याल है कि सबसे ज़्यादा जो रोल इफ़ेक्ट करेगा इस डेवलपमेंट को वो आउटसाइड पावर होंगी। यूएई, सऊदी अरेबिया, कतर, टर्की, यूएसए, यूके। लेकिन अगर अफ्रीकन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इसमें अगर कोई स्ट्रॉन्ग रोल प्ले कर सके तो फिर ये इसका जो हल निकल आएगा जो कि रीजनल पीस को नेगेटिवली इफ़ेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि इथोपिया का बनता है कि वो एक ऐसा पोर्ट फैसिलिटी ले जो कि शॉर्टेस्ट रूट पे उसको कनेक्टिविटी दे और उस पर ख़र्चा भी उसका एनुअल कम हो। लेकिन सिक्योरिटी इश्यूज ऐसे हैं रीजन में जिसमें बड़ी पावर्स जो रीजनल पावर्स हैं उनका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और फाइनेंशियल इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा है। तो देखें क्या है रियाज एज अ पॉइंट कि रीजनल जो कंट्रीज़ हैं दे हैव अ रोल टू प्ले, शुरू से ही था। देखिए ये सऊदी अरेबिया वगैरह सारे उन्होंने काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स की हुई है इथियोपिया, पूरे अफ्रीका में, ठीक है, वो लैंड ख़रीदा हुआ उन्होंने, वहाँ पर क्रॉप्स, लेकिन US, EU, यूरोपियन यूनियन नहीं, दे हैव नो रोल टू प्ले एट दिस मोमेंट। वो उन्होंने अपने आप को कम्प्लीटली वो कर दिया हुआ है, एंड दे सपोर्ट द अफ्रीकन अरेंजमेंट। ये जो US है या UN है या EU है, ब्रिटेन है, वो इस चीज़ को स्ट्रेस करते हैं कि अफ्रीका के जो मसाइल हैं वो अफ्रीका की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे IGAD है, जैसे AU है, दे शुड डील विद द इश्यूज एंड दे शुड फाइंड अ सोल्यूशन। बट एज रियाज सेड, Saudi Arabia, UAE in particular has a lot of role to play in it, and of course then there's the regional countries, African countries. Thank you very much, Ambassador Imran Yawar, Ambassador Riaz Bukhari. Ladies and gentlemen, we come to the conclusion of this latest episode. The situation is still fluid. I would say that de-escalation, dialogue, and commitment to regional cooperation are crucial to seek a resolution to the conflict in these troubled waters in Horn of Africa. I hope that good sense will prevail and there will be some solution out of it. Thank you very much for watching Ambassador Lounge. Khuda Hafiz.